अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में कौन कौन से सवालात आपसे पूछे गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके आंसर्स को यानी उनके जवाबात को हम कैसे लिखें, इसको भी हम जानेंगे। तो 2024 का जो मॉडल पेपर है यानी अभी आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बल्कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए हम लोगों ने मॉडल पेपर को सॉल्व किया। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, 2022 में पूछे गए थे, उनको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आप देखेंगे कि 2022 के बाद हम डायरेक्ट 2020 पे क्यों आ गए। 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में कोई सा भी पेपर नहीं हुआ था, कोई ना ही बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, ना ऐसे कोई एग्ज़ाम हो रहे थे, क्योंकि 2021 में कोविड का दौर था और कोविड की वजह से जो बच्चे थे तो उन्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था, बिना एग्ज़ाम के ही उन्हें पास कर दिया गया था। तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है। तो इस वजह से 2020 में जो पेपर हुआ था तो वो क्या था, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे और उनके आंसर को हम कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। पहला हिस्सा जो था इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे। इन 6 क्वेश्चनों का जब आप आंसर देते, जवाब लिखते, तो आपको 35 नंबर मिलते। इसी तरह जो हिस्सा 2 थे उसमें भी आपसे 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, जिसके लिए आपको 35 नंबर मिलते। इस तरह आपका जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 12 होंगे और मार्क्स आपका जो होगा वो 70 होगा। लेकिन 2023 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी 2 हिस्सों में है, लेकिन वहाँ पहला हिस्सा जो है उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 20 नंबर जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यानी आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको फिल करना होगा। तो चूंकि 2023 में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं तो चांसेस यही हैं कि 2024 में भी आपसे OMR शीट पर फिल करने वाला हो, 20 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएँ, और फिर जो हिस्सा 2 है उसमें आपको 50 नंबर देखने को मिलेंगे जो सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इस तरह आपका टोटल नंबर यहाँ पर भी 70 हो जाएगा। तो चलिए हम 2020 के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ लिखें और मिसालें भी बयान करें। तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसमें पूछा गया है इसमें नकरा, इसमें मारफा, माजी बईद, माजी करीब। इन चारों में से 2 जो भी आपको आता है उनको आपको लिखना है, उनकी डिफिनेशन आपको बतानी है और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल को भी देना है। या ये करिए, या दूसरा इसी में है सिफत की तारीफ बयान करते हुए इसकी मुख्तलिफ अक़साम की वजाहत कीजिए। तो आपको सिफत बताना है, या सिफत के किस्म कितने होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, उनको आपको बताना है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। या फिर आप इन चारों में से किसी के बारे में भी आप बताएंगे और उनकी मिसालें भी देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्योंकि यही क्वेश्चन जो ये सिफत वाला है यही क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो 2023 का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो इसको कराया हुआ था, तो इसको आज ना कराकर मैं इसको कराऊंगी इसम नकरा और इसम मारफा को, क्योंकि हमें 2 ही करने हैं जिसके लिए हमें 4 नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप डालिए इसम नकरा। इसम नकरा या इसम आम,
इस नकरा को इस्म आम भी कहते हैं। वो इस्म है जो एक किस्म की चीज़ों में से हर एक के लिए यकसा तौर पर बोला जा सके। जैसे लड़का, अब लड़का ये तो नहीं पता चल रहा है कि कौन लड़का, सभी आ गए, सारे लड़के आ गए। मकान, अब मकान ये तो पता नहीं चल रहा है कि किसका मकान, बल्कि मकान का तो सभी का, वो यकसा है, इसमें आम है, यानी वो सभी के लिए बोला जा सकता है। ऐसे किताब, अब किताब कौन सी किताब नहीं पता चल रहा, बल्कि किताब, तो ये इस्म नकरा होगा। इसी तरह गाँव, अब किसका गाँव, कौन सा गाँव, कोई नाम नहीं है, किसी का एक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि वो कोई सा भी हो सकता है, तो ये इसमें आम होता है या इसी को इस्म नकरा कहते हैं। इसके बाद आता है इस्म मारफा। इस्म मारफा या इसे इस्म खास कहते हैं। तो इस्म मारफा या इस्म खास वो इस्म है जो किसी खास चीज़, शख्स, जानदार, जगह वगैरह का नाम हो। जैसे मारूफ, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्म मारफा कौन सा है और इस्म नकरा कौन सा है, यानी इस्म नकरा को हम इस्म आम कहते हैं, लेकिन आम और ख़ास में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसके लिए एक ट्रिक है कि मारूफ चूँकि एक नाम है और ये मारफा में मिलता है, तो इस वजह से अगर आप एग्जाम्पल में मारूफ याद रखेंगे कि मारूफ यानी मारफा यानी कि मारूफ, अब नाम किसी का हो सकता है, यानी ये खास है किसी, अब लड़का होता तो कोई सा भी होता, लेकिन मारूफ एक नाम है, एक खास नाम है। तो मारूफ, तो मारफा से आप याद रख सकते हैं कि मारूफ मारफा है, तो यानी कि ये इस्म खास है। दिल्ली कोई एक शहर का नाम है, तो ये भी हमारा इस्म मारफा होगा। ये तो है नहीं कि दिल्ली से बहुत सारे दिल्ली आ जाए या बहुत सारे, ये किसी एक के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह कुरान शरीफ, अब कुरान शरीफ एक किताब के नाम बताई जा रही है जो बहुत ही मुक़द्दस किताब है। इस्लाम के मानने वाले को, जो इस मज़हब इस्लाम को मानते हैं, वो इस किताब को बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि ये आसमानी किताब है। तो ये एक है, ये सिर्फ एक है कुरान शरीफ। अगर यहाँ पर किताब होता तो वो इस्म नकरा होता, लेकिन इस्म मारफा, ये कुरान शरीफ की बात अगर की जाए। और या फिर गंडारा एक गांव का नाम है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गंडारा, तो ये इस्म मारफा है, किसी एक खास के बारे में बताया जा रहा है। ये तो है नहीं कि गंडारा नाम बहुत सारे हों, तो जो एक हो तो उसी को इस्म मारफा कहते हैं या इस्म खास कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मुंदरजा झेल अल्फाज में सिर्फ 4 की जमा बनाए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो वाहिद जमा ये आपको दिए हुए थे, अब इसको बताना है। उस्ताद वाहिद है, इसका आपको जमा बताना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 पूछे गए हैं, 5 के करा दिए हैं, लेकिन आपसे जो एग्ज़ाम में अगर जितने पूछे जाए, यहाँ पर सिर्फ 4 पूछे गए हैं, तो आप सिर्फ 4 ही लिखिए। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर अगली बार आए तो आप किसी का भी कर सकें, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाए तो जितने पूछे जाए आप उतने ही बताइए। तो उस्ताद के उस्तादनी भी होता है या असातजा, दोनों होता है। उस्तादनी, ये तो मुअन्नस हो जाएगा, सॉरी, उस्ताद का उस्तादनी मुअन्नस होगा, लेकिन यहाँ जमा पूछा जा रहा है, तो उस्ताद का असातजा होगा। अदीब को कहेंगे, अदीब एक होगा, वाहिद, तो इसकी जमा होगा उदबा। इसी तरह उफ़क वाहिद है, इसका जो जमा होगा ये आफाक हो जाएगा। इसी तरह तरकीब का जमा होगा तराकीब। और फिर जज्बा का जमा हो जाएगा जज्बात। अब ये 5 के 5 मैंने करा दिए। इसके बाद या लगा हुआ है, या वो करिए या इसे करिए, आपको नंबर 2 ही मिलेंगे। तो इसमें या लगा हुआ है और इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से 4 का इंतखाब कीजिए और बताइए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है, लेकिन करना है कितने हैं, सिर्फ 4 को छांटना है। तो हम सबको देख लेते हैं कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। तो दरवाज़ा हमारा हो जाएगा मुज़क्कर, चूँकि दरवाज़ा खुला या दरवाज़ा खुलता है, ना कि दरवाज़ा खुली या खुलती है, तो ये मुज़क्कर होगा, मुअन्नस नहीं होगा। तो इसे आप छाटिए। गाय जो है ये हमारा मुअन्नस हो जाएगा, क्योंकि इसका मुज़क्कर जो होगा बैल। जालिम हमारा मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस होगा जालिमा। इसके बाद आता है चारपाई। तो चारपाई जो है ये मुअन्नस है और मुअन्नस गैर हकीकी है। मुअन्नस भी 2 तरह के होते हैं, एक मुअन्नस हकीकी और एक मुअन्नस गैर हकीकी। तो क्योंकि ये बेजान है, ये इसमें जान नहीं है, गैर जानदार है, तो गैर जानदार मुअन्नस को हम गैर हकीकी मुअन्नस बोलते हैं। तो ये गैर हकीकी मुअन्नस है। इसके बाद है तलवार भी जानदार नहीं है, लेकिन ये भी हमारा मुअन्नस है, मुअन्नस गैर हकीकी। इसके बाद आता है मकान। तो मकान मुज़क्कर है,
तो इसको आप छाट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। लेकिन सिर्फ ख्याल रखिए सिर्फ 4 ही को आपको करना है। आपके बताने के लिए हमने बता दिया कि आपको सबके बारे में पता हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंदरजा झेल असनाफ अदब में से सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखें, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो आपको 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, नज़्म, अफसाना, कसीदा, मरसिया। इन चारों में से जो आपको आते हों, वैसे मैंने इन सब को अलग अलग तरह से पढ़ाया हुआ है, एक एक करके। सिर्फ नज़्म के बारे में भी आपको बताया है, अफसाना किसे कैसे कहते हैं, कसीदा क्या होता है, मरसिया क्या होता है, इन सब के बारे में बताया है। तो आज हम सिर्फ 2 को ही करेंगे, क्योंकि इस पूरे सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो ये पूरे के पूरे 70 नंबर कैसे आपको आ सकते हैं, कितना लिखना है। तो इस वजह से जितना हमसे पूछा गया है उतने को ही हम सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ 2 को पूछा गया है तो हम 2 को ही सॉल्व करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि नज़्म क्या है और कसीदा किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने अफसाना भी कराया हुआ है। तो आज हम नज़्म और कसीदा करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए नज़्म। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके माने हैं लड़ी में मोती पिरोना। अगर आपसे एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नज़्म के लग़वी माने क्या हैं, तो आप बताइए लड़ी में मोती पिरोना। इसके दूसरे माने हैं इंतज़ाम, तरतीब और आराइश। ये मिजाजी माने हैं और पहले माने से बड़ा आमद हुए हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी नस्र की ज़िद कहते हैं उल्टा को। तो नस्र जो होता है गद होता है, जो कहानी की तरह लिखा जाता है, उसी के उल्टा जो होता है वो हमारा नज़्म होता है। यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो नज़्म है, यानी जो गद ना हो, जो कहानियों की तरह होता है, लिखा होता है। जैसे अभी ये आप देखेंगे तो ये कैसा लिखा हुआ है, ये नस्र की तरह लिखा हुआ है। तो नस्र अगर नहीं है तो वो नज़्म होता है। नज़्म का दूसरा मफ़हूम मखसूस व महदूद है। नज़्म की खुसूसियात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा जितने भी असनाफ़ शायरी हैं वो सब नज़्म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी चंद अलग अलग खुसूसियात की बिना पर कुछ असनाफ़ जैसे कसीदा भी नज़्म की एक किस्म है। कसीदा हुआ, मरसिया, मसनवी, रुबाई और क़ता वगैरह के नाम मुतय्यन हो गए हैं। इसलिए इन असनाफ़ को नज़्म ना कहकर इन्हीं नामों से याद किया जाता है, लेकिन ये नज़्म की ही किस्म है, नज़्म की तरह ही लिखी जाती हैं, नस्र की तरह नहीं होते हैं। कसीदा आप देखेंगे या मरसिया देखेंगे, मसनवी देखेंगे, रुबाई देखेंगे या क़ता देखेंगे, ये सब के सब नज़्म की तरह लिखे जाते हैं। इसके बाद आता है कसीदा। तो कसीदा में आप लिखिए कि कसीदा उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ कसद से निकला है, जिसके माने इरादा करने के हैं। यानी कसद के माने क्या होते हैं, तो इरादा करने के हैं। कसीदा के लग़वी माने गाढ़ा गोदा के हैं, लेकिन इस्तिलाह में कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी रईस, बादशाह, अहले फ़न या मजहबी बुज़ुर्ग की मद्दाह या हुज्जू बयान की जाए। मद्दाह कहते हैं तारीफ़ को और हुज्जू कहते हैं उसकी बुराई को। तो ये तारीफ़ भी हो सकती है या उसकी बुराई बयान की जाए, उसे हम कसीदा कहते हैं। कसीदा के 5 अज्ज़ा हैं, कहीं कहीं 4 भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 भी होते हैं और इसी में से किसी एक को छोड़ देते हैं तो उसको 4 कह देते हैं, लेकिन होते ये 5 हैं। तो अगर 5 ना हो ऑप्शन में, आपसे पूछा जाए कसीदा के कितने अज्ज़ा होते हैं और 4 ही हो, 5 ना हो, तो आप 4 पर भी लगा सकते हैं, वो भी सही हो सकता है। लेकिन अगर 5 भी है ऑप्शन में तो आप 5 लगाइए। तो पाँचों के 5 नाम हैं। पहला नाम है तशबीब, फिर आता है गुरेज़, फिर आता है मद्दाह और चौथे पर आता है हुस्न तलब या इसका दूसरा नाम है मद्दा, और आखिरी और 5वां है दुआ। तो ये कसीदा के 5 अज्ज़ा हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे अहम जुज़ कौन है कसीदा का, तो सबसे अहम जुज़ कसीदा का है मद्दा, जो 3 नंबर पर आता है। यानी जो बीच में आता है जो जुज़, वो सबसे अहम है कसीदा का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ़ लिखे और मिसालें भी दीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये सिनात दी हुई है। सिनात को भी मैंने अलग अलग कराया हुआ है, एक एक
को कराया हुआ है अलग अलग, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे 2 पूछे गए हैं तो 2 की हम तारीफ करेंगे। और 2022 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सनअत के बारे में, तो उसमें हमने हुस्न तालील कराया है और लफ़ व नश्र कराया था। 2 ही पूछे गए थे तो 2 कराया हुआ है, वही 2 फिर से पूछे गए हैं, लेकिन अलग अलग 4 दिए हुए हैं, हमें 2 करने हैं। तो आज हम करेंगे तजाद और तजनीस, इन 2 सनात के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, जिनके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं तजाद को। सनअत तजाद भी इसे बोलते हैं या सिर्फ तजाद भी होता है। तो इसमें लिखिए कि जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे 2 अल्फाज इस्तेमाल करता है जो माने के एतबार से एक दूसरे के ज़िद हों, यानी कि उल्टे हों, तो उसे तजाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी मौत का तो एक दिन आना लाजमी है, एक दिन तय है। तो यहाँ पर दिन आया इस शेर में, और फिर इसके बाद आया नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं, उल्टा हैं। तो ये एक शेर में आए हैं, इस वजह से हम इन्हें सनाते तजाद कहेंगे या सिर्फ तजाद कहेंगे। इसके बाद आगे हेडिंग डालिए तजनीस। तजनीस क्या होता है? तो तजनीस के लग़वी माने हैं एक जैसा या यकसा। जिस सनअत में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ या इमला में मुशाबहत हो, यानी एक जैसे लिखे हुए हों लेकिन उनके मानों में इख्तिलाफ हो, तो उसे तजनीस कहते हैं। यानी उसे हम अलग अलग, उसके माने जो हैं वो अलग अलग हों तो और लिखे सेम जाएं, तो उसे हम तजनीस कहते हैं। जैसे गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए। अब यहाँ पर गले, चूँकि उर्दू में ऐसा होता है कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश कुछ लगाया नहीं जाता, तो इस वजह से दिक्कत भी हो जाती है पढ़ने में। लेकिन आप अगर इसको समझेंगे, पढ़कर समझेंगे, तो आपको समझ आइडिया लग जाएगा कि गले और फिर गले तो नहीं आ सकता, कि गले से मिलते ही जितने गले थे, तो ये तरतीब ही नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि गले से मिलते ही जितने गिले थे, गिले कहते हैं शिकवा को, तो जितने गिले थे भूल गए, वरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो ये हमारा हुआ तजनीस, क्योंकि ये 2 लफ्ज़ सेम आए लेकिन इनके माने अलग हैं, इस वजह से हम इन्हें तजनीस कहेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों कहते हैं ज़रबुल इम्साल को। ज़रबुल इम्साल में से सिर्फ 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफ़हूम वाज़े हो जाए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी 1 का अगर आप माने बताएंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 5 करने हैं, इस वजह से हमें 5 करने होंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें टोटल 10 पूछे गए हैं, तो आपको करने सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो आज हम 5 ही करेंगे। जैसा कि 2022 का जो सेट था उसमें भी यही पूछा गया था, यही था मुहावरा नहीं बल्कि ये तो कहावत है, क्योंकि मुहावरा जो होता है उसके आखिर में नू अली जबर ना आता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। अगर नू अली जबर ना लास्ट में ना आए तो इसका मतलब वो हमारा कहावत है या ज़रबुल इम्साल है। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ये 2023-22 में भी पूछा गया था, तो इसको हमने कराया था। इसके माने हैं कि एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में मुब्तला हो जाना या पड़ जाना, तो इसी को हम कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इसको आज हम ना कराएंगे, बल्कि इसके अलावा है घर का भेदी लंका ढाए। तीसरा है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। इसके बाद है भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये इन चारों को अगर आप देखेंगे तो ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, कहावत हैं या ज़रबुल इम्साल है। लेकिन यहाँ भैंस के आगे बीन बजाना, अब लास्ट में आ गया नू अली जबर ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा हुआ मुहावरा, तो ये मुहावरा है। इसके बाद है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये क्या है, ये भी हमारा कहावत है। इसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी हमारा कहावत है, तो ये दोनों भी कहावत हुए। इसमें सारे मिक्स हैं, कुछ कहावत है और कुछ मुहावरा है। तो ईद का चांद होना, लास्ट में आ गया नू अली जबर ना, तो ये हमारा हो गया, क्या हुआ, ये हुआ मुहावरा। इसके बाद है हवा से बातें करना, इसमें भी लास्ट में नू अली जबर ना आया, तो ये भी हमारा हुआ मुहावरा। इसके बाद 10वें नंबर पर पूछा गया है सब्ज बाग दिखाना, तो इसमें भी लास्ट में नू अली जबर ना है, यानी कि ये हमारा मुहावरा है। तो चलिए कुछ ज़रबुल इम्साल और कहावत
यानी जिसे ज़रबुल इम्साल को ही कहावत बोलते हैं, तो उनको, और मुहावरा, इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों मिक्स हैं तो इन दोनों को करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम जो होगा उसमें ज़रबुल इम्साल और मुहावरा लिखिए, यानी जो हमसे पूछे गए हैं, क्योंकि दोनों मिक्स हैं तो दोनों कराएंगे, तो इसलिए हम इसमें दोनों लिख रहे हैं। अगर दोनों ना हो, सिर्फ ज़रबुल इम्साल हो या कहावत या मुहावरा हो, तो उसको भी आप हेडिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो कॉलम बनाइए उसमें लिखिए मफ़हूम, और तीसरा उसमें लिखिए इस्तेमाल। इसके बाद सबसे पहला डालिए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, ये हमारा ज़रबुल इम्साल है, तो इसके माने होंगे या मफ़हूम होगा कि बाहमी इख्तिलाफ नुकसान का बाइस बनता है। तो इसका इस्तेमाल होगा, जैसे ही पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, उसने उन्हें अपने पूरे गिरोह के नाम बता दिए। इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। दूसरा है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो इसके माने जो होंगे, इसका मफ़हूम होगा कि वहीं तक कि हर शख्स की कोशिश वहीं तक होती है जहां उसकी पहुंच हो। इसका इस्तेमाल होगा कि साजिद हर बार मार खाकर छत पर चला जाता है, आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है। तीसरा है भैंस के आगे बीन बजाना, तो इसमें इसका जो माने होगा, मफ़हूम होगा, वो है कि अहमक, अहमक कहते हैं मूर्ख को, बेवकूफ़ को, तो अहमक से अक्लमंदी की बातें करना। इसका इस्तेमाल होगा कि किसी बहरे, ये यहाँ पर है कि किसी बहरे से रास्ता पूछना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, क्योंकि बहरा होगा तो वो कोई चीज़ सुन नहीं पाएगा, तो जब सुन नहीं पाएगा तो वो आपको कैसे बताएगा। तो उसके सामने अगर आप रास्ता पूछेंगे तो वो इसी के मानंद हो जाएगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, उससे कुछ पता ना चलेगा। और चौथे पर पूछा गया है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका माने होगा बड़ा नाम लेकिन मयार कम होना। जैसे मैंने आपके दुकान की मिठाइयों का बहुत नाम सुना था, लेकिन आपकी मिठाइयाँ बिल्कुल आम हैं, यानी उसका नाम तो बहुत था लेकिन वो इतनी अच्छी है नहीं। ये इसी तरह हो जाएगा कि ऊंची दुकान है लेकिन फीका पकवान है। और लास्ट का है ईद का चांद होना, तो इसके जो माने होगा वो होगा मुद्दत के बाद देखना। इसका इस्तेमाल होगा कि जब रज़ा अपने दोस्तों से मिला तो वो बोले, उसके दोस्त बोले कि तुम तो ईद के चांद हो गए, यानी बहुत दिनों के बाद देखा। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंदरजा झेल उन्वानात, उन्वानात कहते हैं, उन्वान की जमा को उन्वानात कहते हैं, तो ये उन्वान की जमा है। उन्वान कहते हैं टॉपिक को, तो किसी इतने टॉपिक में से किसी एक पर मजमून लिखना है, यानी कि एस्से लिखना है। तो ये 4 आपको नाम दिए गए हैं जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। किसी एक का भी आप जब मजमून लिखेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला है हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती, दूसरा है टेलीविज़न के फ़ायदे और नुकसानात, तीसरा है मेरी पसंदीदा अदबी शख्सियत, तो आपकी जो पसंदीदा अदबी शख्सियत हो उनके बारे में आप लिख सकते हैं, और चौथा है आलमी अमन व इत्तिहाद। तो इन चारों में से आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है टेलीविज़न के नुकसानात, फ़ायदे और नुकसानात। तो हेडिंग डालिए टेलीविज़न के फ़ायदे और नुकसानात। इसके बाद आगे लिखिए कि टेलीविज़न साइंस की हैरत अंगेज़ इजादात में से है। टेलीविज़न की मदद से मुल्क दर मुल्क सैर व सियाहत का लुत्फ़ उठा सकते हैं, यानी घूम सकते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा मनचला सियाह करोड़ों रुपए खर्च करके और सफ़र की सौबतें झेल कर भी वो फ़वायद हासिल नहीं कर सकता जो टेलीविज़न के बदौलत घर बैठे हासिल हो जाते हैं। यानी हम घर बैठे उन चीज़ों को देख सकते हैं जो वहाँ पहुंचकर देखना मुश्किल होता है, काफ़ी रुपए भी लग जाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हम घर बैठे भी देख सकते हैं। टेलीविज़न को हम दुनिया के जिस चैनल से चाहें राबता कायम करके उसके प्रोग्रामों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे लिखिए कि ख़बरों और तबसरों से दुनिया के हालात मालूम होते हैं और आलमी मसाइल को समझने में मदद मिलती है। टेलीविज़न से हमें किसी मुल्क की तहज़ीब, वहाँ के लोगों के लिबास, उनके रहन सहन और तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल होती है। उनकी खूबियों को अपना कर
اور ان کی خامیوں سے اجتناب کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے تفریحی پروگرام دن بھر کے تھکے مانندوں کے لیے راحت اور سکون کا پیغام لاتے ہیں۔ تجارتی خبریں اور اشتہارات کاروبار کو ترقی دیتے ہیں۔ اصلاحی اور تعمیری پروگراموں کے ذریعہ قوم کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کا کام لیا جا سکتا ہے، مگر ٹیلی ویژن کا حال تلوار کا سا ہے جو ایک مجاہد کے ہاتھ میں آ کر ظلم کو ختم کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک ظالم کے ہاتھوں میں ہو تو تباہی اور بربادی کا موجب بن جاتی ہے، یعنی تباہی اور بربادی کا کارن بن جاتی ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن سے اچھے پروگرام نشر کیے جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ بدترین لعنت۔ یعنی اگر ہم اس میں ٹیلی ویژن میں اچھی اچھی چیزیں دیکھیں تو اس کا اثر اچھا ہوگا، لیکن اگر ہم اس میں اچھی چیزیں نہ دیکھیں، کوئی بری چیزیں دیکھیں تو اس کا ہمارے اندر برا اثر ہوگا، ہم بری چیزوں سے متاثر ہوں گے، بری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، ہم بری چیزوں کو سیکھیں گے، تو یہ لعنت بھی ثابت ہو سکتی ہے اور نعمت بھی بن سکتی ہے۔ اگلا کوشچن پوچھا گیا ہے، چھٹا کوشچن کہ مندرجہ ذیل عبارت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، جس کے لیے آپ کو 6 نمبر ملیں گے۔ تو یہ جو ہمیں عبارت کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے یہ غیر درسی ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کے بک میں نہیں ہوتا ہے، یہ الگ سے ایسے ہی پوچھا جاتا ہے، یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو کوشچن ہوتا ہے یہ 6 نمبر جو آپ کو ملتے ہیں یہ بالکل مفت کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو جو عبارت ہوتا ہے اس کا خلاصہ ہمیں آسان لفظوں میں کرنے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ جو مشکل ورڈ ہو ان کا ہم جو استعمال کریں وہ آسان لفظوں میں کریں۔ اگر آپ اس کو ایسے ہی لکھ دیں تب بھی آپ کو یہ 6 نمبر مفت کے مل ہی جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں عبارت کیا ہے، پہلے عبارت کو پڑھتے ہیں۔ عبارت ہے کہ میں ایک مقامی فرم میں کیشیئر تھا، ایک بار نہ جانے کیسے 50,000 کا گھپلا ہو گیا، جس کی ایک پائی بھی میری ذات پر صرف نہیں ہوئی تھی۔ ایڈیٹر نے اسے چیک کر لیا اور مجھے جیل بھجوا دینے کی دھمکی دی۔ ان دنوں میں بے حد شریف یا دوسرے لفظوں میں بزدل تھا، ڈر گیا۔ پھر ایڈیٹر نے ہی تجویز پیش کی کہ میں ایک گروہ کے لیے کام کروں جو اسمگلنگ کرتا ہے، اس طرح یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ میں تیار ہو گیا، پھر جب اچھی طرح دلدل میں پھنس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسمگلر نہیں، ایک غیر ملکی ایجنٹ تھا۔ تو اب اس کا خلاصہ ہمیں اپنے لفظوں میں کرنا ہے، یعنی آسان لفظوں میں کرنا ہے۔ تو چلیے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایسے ڈاٹ کر کے لکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو عبارت پورا تو اتارنا نہیں ہوگا، آپ جو کاپی میں لکھیں گے تو اس میں آپ لکھیے کہ میں ایک مقامی ... ایجنٹ تھا، پھر اس کے بعد ڈالیے خلاصہ لکھیے کہ میں ایک دفتر میں کیشیئر تھا جہاں 50,000 روپے کا گھوٹالا ہو گیا اور جس کا الزام میرے سر آ گیا، جبکہ اس میں کا 1 روپے کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا تھا۔ گھوٹالے کے بارے میں جب ایڈیٹر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے جیل بھیج دینے کی دھمکی دی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی ڈر گیا۔ پھر ایڈیٹر نے ہی مجھے آئیڈیا دیا کہ میں اسمگلنگ کرنے والوں کے لیے کام کروں۔ جب میں تیار ہو گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اسمگلر نہیں تھے بلکہ ایک غیر ملکی ایجنٹ تھے۔ تو یہ مفت کے نمبر ہیں، آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو مل جائیں گے 6 نمبر۔ اس کے بعد حصہ 2، اب حصہ الف جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، 35 نمبر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 35 نمبر کی پھر سے۔ تو حصہ 2 میں بھی آپ کو 35 نمبر ملیں گے۔ تو یہ 7واں کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کا مطلب ضروری حوالوں کے ساتھ لکھیے۔ سیاق و سباق کے لیے 3 نمبر متعین ہیں، جس کے لیے آپ کو ٹوٹل 10 نمبر ملیں گے۔ تو اس میں آپ حصہ الف ہے پہلے اور پھر اس کے بعد با ہوگا، ان دونوں میں سے صرف ایک کرنا ہے، کسی ایک کا، یہ بھی آپ دھیان رکھیے۔ دیکھیے سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں دیا گیا ہے کہ بڑی تختی کی کتابوں کو الگ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا، ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر منقسم کیا، 550 جواب آیا، لیکن اجتراب کی
کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے، دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کمخوابی کی طبعی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تو لغویات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے تک اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ تو یہی کوشچن آپ دیکھیں گے 2023 میں جو پوچھا گیا تھا، سیم ٹو سیم یہی عبارت آپ سے دے دیا گیا تھا، اسی کو کرنا تھا، تو اس کو میں نے اس میں سالو کرایا ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہاں پر نہ سالو کرا کر ہم دوسرا جو پوچھا گیا ہے اس کو سالو کرائیں گے، جو حصہ یہ دوسرا کوشچن پوچھا گیا ہے اسی میں، تو اس کو کرائیں گے، چونکہ میں نے 2023 کا جو سیٹ سالو کرایا تھا اس میں وہ سالو کرایا ہے۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے، دوسرا ہے کہ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں، یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولادت پاس ہو کر آئے، ریاست میں کوئی اسامی نہ تھے جو ان کو دی جا سکتی، آدمی سوجھ بوجھ کے تھے، راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کرائے ہیں، راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں گے۔ تو اس کا ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ اسی طرح ڈالیے کہ چارپائی کی مثال ... اکتفا کریں گے۔ اب اس کے بعد ڈالیے سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق لکھیے کہ یہ پیراگراف پروفیسر رشید احمد صدیقی کے انشائیہ چارپائی سے لیا گیا ہے۔ چارپائی روزمرہ کی زندگی میں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اس پر پروفیسر صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ چونکہ کوشچن میں آپ سے حوالہ بھی پوچھا گیا تھا، تو حوالہ اور سیاق و سباق ایک ہی ہوتے ہیں قریب قریب، کیونکہ اس میں حوالہ میں بھی ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے کون ہیں اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو سیاق و سباق میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے اور کہاں سے لیا گیا ہے، ان دونوں کا نام آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ تو یہی سیاق و سباق ہی لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو تشریح میں لکھیے کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی چارپائی کی مثال حکومت کے اس ملازم سے دیتے ہیں جس کو کسی بھی وقت کسی کا بھی کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ ICS پاس کر کے حکومت کے اعلیٰ نوکری کرنے والا شخص ہو، یا سول سرجن، یا پھر کوئی ایجنٹ، مگر پھر کوئی انجینئر، ایجنٹ نہ ہوئے لکھا ہوا ہے بلکہ یہ انجینئر ہے، مگر چارپائی تو ان سبھی سے زیادہ کارآمد ہے۔ مریض کے لیے چارپائی سے زیادہ کارآمد کوئی چیز نہیں۔ ہندوستانی گھروں میں چارپائی کا استعمال بیک وقت یا وقت پر ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر یعنی لائبریری، جسے کتاب گھر کیا ہوتا ہے، لائبریری کو کہتے ہیں، وغیرہ سب جگہ ہوتا ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی حاضر۔ اس کے بعد 8ویں نمبر کا کوشچن پوچھا گیا تھا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کے حالات زندگی تحریر کیجیے، جس کے لیے آپ کو 4 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر پوچھا گیا ہے مرزا ہادی رسوا، رشید احمد صدیقی، الطاف حسین حالی، کرشن چند۔ تو الطاف حسین حالی بھی ہم نے 2022 کا جو سیٹ تھا اس میں کرایا ہوا تھا، تو 2020 کا میں بھی اس کو پوچھا گیا ہے اور 22 میں بھی پوچھا گیا تھا۔ تو مرزا ہادی رسوا کا آج ہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیے مرزا ہادی رسوا۔ مرزا ہادی رسوا 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب ناول نگاری میں سنگ میل کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے ناول امراؤ جان ادا کا اردو ادب میں ہمیشہ ایک بلند مقام رہا ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امراؤ جان ادا کو کس نے لکھا، تو اس کو لکھنے والے مرزا ہادی رسوا ہیں، اور ان کا سن پیدائش بھی آپ یاد رکھیے، اسے بھی پوچھا جا سکتا ہے، چونکہ آبجیکٹو ٹائپ کوشچن انہی سب میں سے تو بنائے جائیں گے، کہیں الگ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جو یہ سارے کوشچن ہیں انہی میں سے آپ کو آبجیکٹو بنا کر پوچھے جائیں گے۔ تو مرزا ہادی رسوا کا تعلق لکھنؤ کے ایک خوشحال گھرانے سے ہے۔ کم عمری میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تب ان کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ دنیا داری کا کچھ بھی تجربہ نہ تھا، چونکہ یہ 16 سال کے تھے تو انہیں دنیا داری کا کیا ہی پتہ ہوگا۔ رشتہ داروں نے ساری جائیداد
हड़प ली। जब ये इतने छोटे थे, इनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो रिश्तेदारों ने क्या किया, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने सारी जायदाद हड़प ली। लेकिन मिर्जा अल्लाह की ज़ात पर शाकिर रहे, यानी अल्लाह की ज़ात पर ये शाकिर रहे, सब्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और मेहनत व ज़फ़ा की कशी करके खूब नाम कमाया। मिर्ज़ा की दिलचस्पी का मरकज़ इल्म, कीमिया और इंजीनियरी था। उनकी उम्र का बड़ा हिस्सा तहकीकात और साइंस के हुसूल में सर्फ हुआ। अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद साइंस की किताबों का तर्जुमा के सिलसिले में हैदराबाद चले गए। अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत कई ज़बानों पर उबूर था। शेर भी कहते थे, लेकिन नस्र निगार की हैसियत से मशहूर हुए। बेनियाजाना रहते थे। मिर्ज़ा हादी रसुआ का इंतकाल लखनऊ में 21 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंदरजा झेल अशआर में से सिर्फ 4 की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। यानी 1 का तशरीह करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 4 का जब आप करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर कहाँ। दूसरा है तही जिंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तीसरा है हैरते गुरूर, हुस्न से शोखी से इजतराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। चौथा है आहों ने मेरी हर मने हस्ती जला दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा तेरे बरके नज़र को मैं। इसके बाद 5वां को पूछा गया है, 5वां शेर है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। इसके बाद 6ठे नंबर पर पूछा गया है कि जबले खुर्द ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसा बढ़ गए साए। तो इन 6 में से आपको करने सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। तो चलिए 4 को करते हैं, जो पहले कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे। तो हम इसमें करेंगे पहला वाला, एक उम्र चाहिए ... जख्म जिगर कहाँ। तो इसकी आप तशरीह डालिए, फिर लिखिए कि शायर कहता है कि इश्क की चुभन को बर्दाश्त करने के लिए एक लंबी उम्र चाहिए। यानी थोड़ी उम्र में आपको नहीं पता चलेगा, बल्कि इसके लिए आपको एक लंबी उम्र चाहिए। जो लोग हकीकी इश्क में तड़पते हैं, ये राज सिर्फ उन्हीं को पता है कि सच्चे इश्क की लज्जत एक ही दिन में नहीं मिल जाती, इसके लिए बरसों लगते हैं। दूसरा है तही जिंदगी ... और भी हैं। तो इसकी तशरीह डालिए, इसमें लिखिए कि शायर कहता है कि ये फ़ज़ाएं ज़िंदगी से खाली नहीं हैं, इंसान आता है और चला जाता है। इस तरह यहाँ सैकड़ों काफ़िले रवां दवां रहते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। तीसरा है आहों ने ... नज़र को मैं। इसकी तशरीह लिखिए, फिर आगे लिखिए कि शायर कहता है कि मेरी आहों ने मेरे आशियाने को जलाकर राख कर दिया। अब सोचता हूँ कि किस तरह तेरे सामने आऊँ, किस तरह तेरे बर्क जैसी निगाहों का सामना करूँ। तो ये 3 हुए, हमें 4 करना है। तो एक और करते हैं, चौथे नंबर पर है कि एक मुअम्मा है ... दीवाने का। इसकी तशरीह डालिए और लिखिए कि शायर ज़िंदगी को एक ऐसी पहेली बताता है जिसे ना कोई समझ सकता है और ना ही किसी को बता सकता है। यानी ना कोई खुद से समझ सकता है और ना इंसान किसी को बता सकता है, किसी दूसरे को। वो कहता है कि इंसानी ज़िंदगी की हैसियत दीवाने के उस ख्वाब की तरह है जो अजीब व गरीब ख्वाब देखता है। ख्वाब देखता तो है, लेकिन उसको बयान नहीं कर सकता, उसे किसी को बता नहीं सकता। इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यानी इसमें आपको हवाला भी बताना है। हवाला में होता है कि इसको किसने लिखा और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हवाला में, जिस तरह सियाक व सबाक में होता है। तो इसमें हमें हवाला भी पूछा गया है, जिसके लिए हमें 4 नंबर मिलेंगे। तो हिस्सा अलिफ है, ये पूछा गया है कि वो भगत सिंह अब भी जिसके गम में दिल नाशाद है, उसकी गर्दन में जो डाला था वो फंदा याद है। आज कश्ती अमन की अमवाज पर खेते हो क्यों, सख्त हैरान हूँ कि अब तुम दर से हक देते हो क्यों। जुल्म भोले रागनी इंसाफ की गाते हो क्यों, लग गई है आग क्या घर में कि चिल्लाने लगे। या दूसरा है, हिस्सा बा है,
इसमें पूछा गया है, क्या तमाम मसीहा करीब व दूर जो थे, तलब किए किए सबको ज़रे कसीर दिया, मगर खुदा को जो मंजूर था वो हो के रहा। अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया, खबर ये फैल गई दूर पास पल भर में, हर एक रोता था जार व कतार सुन सुनकर। तो ये मरसिया है, लेकिन हम एक ही करेंगे, तो ये पहला वाला करेंगे। तो इसमें आप डालिए कि वो भगत सिंह ... चिल्लाने लगे। अब डालिए हवाला। तो हवाला है कि ये नज़्म हमारी उर्दू की नई किताब के ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, तो ये इसका नाम है, से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ जोश मलिहाबादी हैं। इन्हीं का 2023 में भी जो पूछा गया था, 2022 में इन्हीं के शेर दिए गए थे, लेकिन वो शुरुआती थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम से ही पूछा गया था, लेकिन ये इसके बीच के शेर हैं, बीच के नज़्म हैं, शेर नहीं है बल्कि ये तो नज़्म है, जिसके मुसन्निफ जोश मलिहाबादी हैं। इस नज़्म में इन्होंने अंग्रेज़ों को भगत सिंह की कुर्बानी को याद दिलाया है। अब डालिए तशरीह। तो तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं कि क्या तुम्हें भगत सिंह की कुर्बानी भी याद है, जिसके गम में हमारा दिल नाशाद है, और तुमने जो उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाला था, क्या वो भी याद है या भूल गए। ये अंग्रेज़ों से बता रहे हैं। फिर आगे जोश कहते हैं कि आज तुम अमन व की कश्ती मौजों के ऊपर खेने की कोशिश करते हो। मुझे तो हैरत है कि इतने जुल्मों के बाद, जालिम नहीं बल्कि जुल्मों के बाद, अब तुम हक की बात करते हो, आखिर क्यों। जोश कहते हैं, बड़े अजीब लोग हो जो अपने मुजालिम भूल कर इंसाफ की रागनी गाने लगे। तुम्हारे घर में ज़रा सी आग क्या लग गई कि परेशान हो गए और चिल्लाने लगे। इसके बाद 11 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये हिस्सा अलिफ है, हिस्सा बा भी होगा, हिस्सा अलिफ है, तो इनमें से सिर्फ आपको एक ही करने हैं। इसमें हिस्सा अलिफ है कि मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, हो 2 रुपए उसकी जो कोई मसनवी ख्वाह है, और माहज़्र अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, एक का से दाल अदस वजू की 2 ना है, दिन को तो बेचारा वो बुढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंदोस्तादा है। दूसरा है हिस्सा बा है, इसमें पूछा गया है कि अब्र ढालों का उठा तैगे 2 पेकर चमकी, बर्क छपती है कि ये चमकी तो बराबर चमकी, सोए पस्ती कभी कूदी कभी सर पर चमकी, कभी अम्बोह के अंदर कभी बाहर चमकी, जिस तरफ आए वो नागिन उसे डसते देखा, मेना सरों का सफ दुश्मन पे बरसते देखा। तो हम इसी को करने वाले हैं। तो अब हेडिंग डालिए कि अब्र ढालों ... बरसते देखा। इसके बाद लिखिए हवाला। तो हवाला में लिखिए कि ये मरसिया है, ये नज़्म नहीं है, ये नज़्म का ही एक हिस्सा मरसिया है। तो ये मरसिया हमारी उर्दू की नई किताब से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ मीर बब्बर अली अनीस हैं। इसको लिखने वाले कौन है? मीर बब्बर अली अनीस। इनका नाम आप देखेंगे मीर अनीस होता है, लेकिन इनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। तो इसमें इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जंग के दौरान होने वाले मंजर को बयान किया है। इसके बाद लिखिए तशरीह। तो तशरीह में लिखिए कि जंग शुरू हो गई है, ढालों के बादल उमड़ रहे हैं और तलवारें बिजली की तरह चमक रही हैं। कभी वो नीचे की तरफ जाती हैं तो कभी ऊपर की जानिब। जिस तरफ भी तलवार चली उसने दुश्मनों को नागिन की तरह डसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के सर बारिश के मानिंद टपकने लगे। इसके बाद 12वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये आखिरी है। तो आखिरी क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल शोरा में से किसी एक की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। किसी अदीब के बारे में पूछा जाता है या शोरा के बारे में, तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो शोरा के नाम है, नंबर 1 पर है अल्लामा इकबाल, दूसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरा है दरगाह सहाय सुरूर, और चौथा है मीर अनीस। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ये अदीब भी हैं और ये शायर भी हैं। तो वहाँ पर भी आपने इनका नाम देखा था और यहाँ पर भी, ये इम्पॉर्टेंट है।
और अल्लामा इकबाल। तो आज हम करने वाले हैं अल्लामा इकबाल को ही। तो हेडिंग डालिए अल्लामा इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। इन्होंने मौलवी सैयद मीर हसन से बुनियादी तालीम हासिल की। ये इनके बचपन के उस्ताद थे मीर हसन, सैयद मीर हसन। तो ये अल्लामा इकबाल को जब सर का खिताब दिया जा रहा था, जो बरतानिया हुकूमत ने इन्हें दिया था, तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। बोला था कि पहले मेरे जो सर हैं, मेरे उस्ताद हैं, बचपन के उस्ताद मीर अनीस, तो इनको पहले जब शमसुल उलमा का खिताब मिलेगा तभी मैं इस सर का खिताब लूँगा। तो इनकी ये फरमाइश को पूरा किया गया और जो इनके उस्ताद थे मौलवी सैयद मीर हसन, तो इनको शमसुल उलमा का खिताब भी दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इनके उस्तादों में मीर अनीस नहीं बल्कि मौलवी सैयद मीर हसन। और आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए, जहां से इन्होंने बीए और एमए के इम्तिहानात नुमाया कामयाबी के साथ पास किया। चूँकि बचपन से ही शायरी का शौक़ था, इसलिए इब्तदाई तालीम के ज़माने में ही शेर कहने लगे। आगे लिखिए कि जहाँ इस ज़माने में हिंदुस्तान में, जहाँ नहीं होगा बल्कि उस ज़माने में, जहाँ काट दीजिए, उस ज़माने में हिंदुस्तान में दाग दहलवी का शायरी का जोर था। तो दाग दहलवी भी अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। तो दाग दहलवी से जो इन्होंने इस्लाह लिया था वो डाक के जरिए लिया था। आपसे अगर पूछा जाए कि डाक के जरिए इस्लाह किससे लिया था अल्लामा इकबाल ने, तो ये दाग दहलवी से लिया था। दाग दहलवी की शायरी का जोर था, लेकिन ये इनके भी उस्ताद रह चुके हैं अल्लामा इकबाल के। 1905 ईस्वी में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चले गए। वहाँ इन्होंने फ़लसफ़ा और फ़ारसी अदब का बारीकी से मुताला किया। इकबाल के आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मशागल से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर का खिताब अता किया। सर का खिताब इस शर्त पे लिया कि पहले उनके उस्ताद मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए। इन्होंने कहा कि जब मेरे उस्ताद को ये शमसुल उलमा का खिताब मिलेगा, उसके बाद ही मैं ये सर का खिताब लूँगा। तो इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी गई और इनके उस्ताद को भी, जो इनके उस्ताद थे मीर हसन, उनको भी शमसुल उलमा का अवार्ड दिया गया। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं, जो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत से स्कूलों में आज भी ये दुआ होती है सुबह के वक्त। तो ये इसको लिखने वाले भी अल्लामा इकबाल हैं। और एक और है कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, तो इसको भी लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। इकबाल का कलाम बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम और इरमगान हिजाज जैसे मजमुओं पर मुश्तमिल है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर पंजाब में हुआ। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके जवाबात को हम कैसे लिखें। अगर आपसे अगली बार पूछा जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेट मैंने सॉल्व कराया। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।